ये कहानी एक गरीब दर्जन की है जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रही थी। वो एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी और पूरे मोहल्ले में उसकी सिलाई की तारीफ की जाती थी। उसकी कढ़ाई बुनाई इतनी बेहतरीन थी कि गांव की सबसे अमीर जमींदार की बेगम भी अपने कपड़े उसी से सिलवाती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके द्वारा तैयार किए गए कपड़े तैयार थे, लेकिन जमींदार की बेगम ने उन्हें लेने के लिए किसी को नहीं भेजा था। घर में उसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी और उसे उनकी दवाइयां लानी थी। मजबूरी में वो खुद ही कपड़े लेकर हवेली पहुंच गई। हवेली में जाकर देखा तो बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई थी। वो 1 घंटे तक वही इंतजार करती रही। फिर आखिरकार बेगम साहिबा सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आई। उन्होंने सुर्ख लाल साड़ी पहन रखी थी और गले में भारी भरकम गुलूबंद झूल रहा था। वो नाजनखरों से चलती हुई आ रही थी। उन्होंने तिरछी नजरों से देखा और तंज भरे लहजे में बोली, इस बार बहुत देर कर दी तुमने साड़ी सिलने में। दर्जन घबरा गई और झट से सफाई दी, बेगम साहिबा, मैंने तो 2 दिन पहले ही सिलाई पूरी कर ली थी। सोचा आपकी नौकरानी आकर ले जाएगी, लेकिन जब वो नहीं आई तो मैं खुद ही ले आई। बेगम साहिबा ने गुस्से से होंठ भींच लिए और बड़बड़ाते हुए बोली, इस सकीना की बच्ची को तो आने दो, उससे पूछती हूं। फिर उन्होंने एक एक करके कपड़ों को खोलकर देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उनके तेवर कुछ नरम पड़े और उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, सिलाई तो बहुत अच्छी की है, पहन कर देखूंगी कि फिटिंग ठीक है या नहीं। दर्जन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन तभी हवेली के एक कोने से जोरदार शोरगुल उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो। सारे मुलाजिम उस ओर दौड़ पड़े। किसी के हाथ में मोटा डंडा था तो किसी के हाथ में लाठी। बेगम साहिबा भी बेचैनी से उठ खड़ी हुई और चौकीदार को बुलाकर पूछा, क्या हुआ? चौकीदार घबराई आवाज में बोला, बेगम साहिबा, अभी अभी माली ने लॉन में बहुत बड़ा इच्छाधारी नाग देखा है। वो एक दरख्त से लिपटा हुआ बैठा था। शुक्र है कि माली ने देख लिया, जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इतना सुनते ही हवेली के सारे लोग इकट्ठा हो गए। दर्जन भी घबरा गई, लेकिन उसे अपनी मजदूरी की फिक्र थी। वो कांपती आवाज में बोली, बेगम साहिबा, पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। बेगम साहिबा ने एक नजर उस पर डाली और लापरवाही से बोली, हाँ, मैं सकीना के हाथ पैसे भिजवा दूंगी और भी कपड़े सिलवाने हैं तुमसे। दर्जन की उम्मीदें टूट गई। वो मायूस होकर हवेली से निकली और पड़ोस की खाला रुखिया के पास उधार मांगने चली गई। लेकिन खाला ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और गुस्से में बोली, हम कोई बैंक नहीं है जो हर बार तुम्हें उधार दे। हालांकि उनकी बड़ी बेटी नगीना बाजी मेहरबान थी। उन्होंने दर्जन को पैसे दे दिए। दर्जन ने कृतज्ञता भरी नजरों से उनकी ओर देखा और जल्द वापस करने का वादा किया। घर पहुंचकर उसने अब्बा की दवाइयां खरीदी और थोड़ी सब्जी भी ले आई। अब्बा चारपाई पर लेटे थे और छोटा भाई सुहेल ट्यूशन से लौट आया था। ये तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अम्मा का इंतकाल कब का हो चुका था और अब्बा मजूर हो चुके थे। अगर दर्जन के हाथ में सिलाई का हुनर न होता तो शायद वे भूखे मर जाते। रात को जब वो अब्बा को हवेली में इच्छाधारी नाग दिखने की बात बता रही थी तो उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया। उन्होंने धीरे से कहा, एक दिन तो उसे लौटना ही था। आखिर कब तक वो बिना बदला लिए रह सकता था? दर्जन चौंकी। अब्बा, आप क्या कह रहे हैं? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वो फिर लौटेगा। इच्छाधारी नाग कभी नहीं मरता, 100 साल बाद फिर से जन्म लेता है। दर्जन हंस दी। अब्बा, आप भी ना, ये सब बस किस्से कहानियां हैं। मगर अब्बा के चेहरे की गंभीरता उसे उलझन में डाल रही थी। शाम ढलते ही मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज आंधी चलने लगी और लाल मिट्टी के गुब्बार से घर की कच्ची दीवारें कांप उठीं। नफीसा को डर लगने लगा।
उसने फौरन सुहेल को अंदर बुलाया और अब्बा की चारपाई कमरे में बिछा दी। रात काफी बढ़ चुकी थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नफीसा चौंक गई। इतनी रात को कौन आ सकता था? उसने अंदर से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर से भारी आवाज आई, मुसाफिर हूं, जख्मी हालत में हूं, एक रात की पनाह चाहिए। नफीसा जानती थी कि उनका घर मुसाफिरों के लिए एक रास्ता था, मगर इतनी रात को किसी अजनबी को अंदर बुलाना ठीक होगा? लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े नौजवान को देखकर उसकी सांसें थम गई। गहरी हरी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत और एक शहजादे जैसी शख्सियत, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्म थे और कपड़े खून में सने हुए थे। नफीसा घबरा कर बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो बोला, लोगों ने मारा है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज, उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। नफीसा ने धीरे से दरवाजा खोला और उस अजनबी को अंदर आने दिया। वो थकान से चूर होकर पिलर के पास बैठ गया। नफीसा के मन में ख्याल आया कि अब्बा को जगा दे, मगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। क्या आपके पास कोई कपड़ा होगा? अजनबी ने दर्द भरी आवाज में पूछा। नफीसा के पास केवल नए कपड़े थे, लेकिन उसे अपना पुराना दुपट्टा याद आया। उसने तुरंत दुपट्टा निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। उसके हाथों पर गहरे घाव थे, जिससे वो खुद मरहम नहीं लगा सकता था। नफीसा ने आगे बढ़कर खुद उसकी मरहम पट्टी करने लगी। इतनी नजदीकी से उसने पहले कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो खामोश बैठा रहा, जैसे जीवन की सारी उम्मीदें खो चुका हो। कुछ देर बाद नफीसा ने धीमी आवाज में पूछा, अगर आपको भूख लगी हो तो मैं कुछ खाने के लिए ला दूं? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। नफीसा जल्दी से रात का बचा हुआ खाना ले आई। वो चुपचाप खाने लगा और नफीसा उसे देखती रही। वो सोच रही थी कि इतना खूबसूरत आदमी गांव में आखिर किसके घर आया होगा। उसकी आंखें किसी आम इंसान जैसी नहीं लग रही थी। आपको मेरी वजह से आधी रात को परेशानी हुई, इसके लिए माफी चाहता हूं, मगर क्या करूं, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां तक पहुंचा हूं, वरना वो लोग मुझे मार डालते। नफीसा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। क्या आपके दुश्मन इसी गांव के हैं? अजनबी ने सिर हिलाया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं? जब तक मेरे जख्म ठीक न हो जाए, मुझे अपने घर में छिपा ले, किसी को भी मेरे बारे में मत बताइएगा। नफीसा ने बिना सोचे समझे कहा, आप जितने दिन चाहे यहां रह सकते हैं, हमारे घर में कोई आता जाता नहीं। वो गहरी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर चुपचाप जमीन पर लेट गया। शायद उसकी थकान हद से ज्यादा थी। नफीसा भी उसे देखते देखते कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो घबरा गई। घर में उस अजनबी का कोई निशान नहीं था। उसने तो कहा था कि 3 दिन रहेगा, फिर अचानक कहां चला गया? वो सोचते हुए अब्बा और सुहेल के लिए नाश्ता तैयार करने लगी, मगर उसका मन बेचैन था। तभी अब्बा की आवाज आई, नफीसा। उसने फौरन चाय का प्याला रखा और अब्बा के पास चली गई। उनके चेहरे पर हैरानी थी। आंगन में ये अजीब निशान कैसे बने? अब्बा ने गंभीर लहजे में पूछा। नफीसा ने उनकी नजरों के पीछे देखा। सच में जमीन पर अजीबोगरीब निशान थे। अब्बा, ये किस चीज के हो सकते हैं? आप तो तजुर्बेकार हैं, आपको तो पता होगा। अब्बा ने गहरी सांस ली। ऐसे निशान खेतों में दिखते थे, जहां सांपों का बसेरा होता है। लगता है यहां से कोई बड़ा नाग गुजरा है। उनकी बात सुनकर नफीसा का चेहरा फीका पड़ गया, मगर अगले ही पल वो हंस दी। अब्बा, नाग हवेली में था, यहां नहीं। आप बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बा ने संजीदगी से जवाब दिया, डरा नहीं रहा हूं बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है।
ये निशान मुझे सांपों के ही लगते हैं। नफीसा ने उनकी बात को हल्के में ले लिया, मगर उसके दिल में कई सवाल उठने लगे। वो कौन था? अचानक कहाँ चला गया? क्या वह दोबारा लौटेगा? इन सवालों के बीच उसने पड़ोस की खाला के बेटे की शादी के लिए कपड़े सिलने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद खाला अपने कपड़े लेने आई। उन्होंने नफीसा को ध्यान से देखा और ठंडी सांस भरते हुए बोली, तुझे तो सारी जिंदगी कुंवारा ही रहना पड़ेगा बेटी। नफीसा हैरानी से उन्हें देखने लगी। खाला ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, देख, तेरा बाप मजदूर है, घर में खाने को कुछ नहीं, तेरा भाई अभी बच्चा है, ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? नफीसा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, खाला, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, बस अब्बा और भाई की जिम्मेदारी उठा लूं, यही मेरे लिए बहुत है। खाला ने उसके सिर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे हिम्मत दे बेटी, लेकिन तुझे देखकर रहम आता है। नफीसा को ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। शाम को जब सुहेल ट्यूशन से लौटा तो कहने लगा, बाजी, टीचर फीस मांग रही थी। नफीसा ने सिर हिलाया, 1-2 दिन में दे दूंगी। उसे हवेली के मालिक पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अभी तक नौकरानी के हाथ पैसे नहीं भिजवाए थे, शायद उसे खुद ही जाना पड़ेगा। रात के वक्त जब वो कपड़ों की सिलाई कर रही थी, तभी पीछे से एक जानी पहचानी धीमी आवाज आई, कैसी हो तुम? नफीसा चौंक गई। उसने गर्दन घुमाई और देखते ही उसके होश उड़ गए। वही नौजवान उसके सामने बैठा था। नफीसा घबराई हुई आवाज में बोली, तुम अंदर कैसे आए? उसने दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। दरवाजा खुला रह गया था। नफीसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो सुहेल को ताकीद की थी कि दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दे। जल्दी से उसने दरवाजा बंद किया और पूछा, तुमने कहा था कि 3 दिन तक रहोगे, फिर कहाँ चले गए थे? नौजवान हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। नफीसा को उसकी बात पर हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उसने उसकी बेचैनी को भांप लिया था। फिर धीमे लहजे में बोला, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही गया था। अगर इस घर में किसी ने मुझे देख लिया होता तो परेशानी खड़ी हो सकती थी। नफीसा ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हल्का सा सिर हिलाया, अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो। नफीसा ने बिना कुछ कहे अब्बा के लिए रखा दूध निकालकर उसे दे दिया। उसने देखा कि वो ऐसे पी रहा था जैसे उसे इसकी सख्त जरूरत थी। दूध खत्म होते ही उसने प्याला वापस देते हुए कहा, तुम बहुत नेकदिल लड़की हो। नफीसा उसकी बात सुनकर चुप रही, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल उमड़ रहे थे। वो पूछ बैठी, तुम्हारे दुश्मन कौन है? बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। नौजवान ने उसकी बात टालते हुए कहा, नहीं, अपना बदला मुझे खुद लेना होगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। नफीसा उससे बातों में इतनी मशगूल हो गई थी कि उसे अब्बा की आवाज सुनाई ही नहीं दी। मरियम, मरियम बेटी, इधर आओ। नफीसा घबराकर उठी और जल्दी से अंदर चली गई। अब्बा ने गंभीर लहजे में कहा, बेटा, मैं कब से देख रहा हूं कि तुम बाहर बैठकर किसी से बातें कर रही हो। तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नफीसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सहन में नजर डाली, मगर वहां कोई नहीं था। वो चला गया था। खुद को संभालते हुए उसने कहा, अब्बा, आपसे गलतफहमी हुई होगी, मैं किसी से नहीं बात कर रही थी। अब्बा बेचैनी से बोले, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कोई तुम्हारे सामने बैठा था। नफीसा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं था। जब अब्बा सो गए तो वो फिर सहन में आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ कि वो बिना बताए चला गया था। अगली सुबह जब नफीसा नाश्ता बना रही थी, तभी अब्बा की घबराई हुई आवाज आई, मरियम, इधर आओ बेटी, ये देखो। नफीसा दौड़कर बाहर आई तो देखा कि वही अजीबोगरीब निशान फिर से सहन में बने हुए थे। अब्बा घबराकर बोले, मरियम,
तुमने कहा था कि नाग हवेली में देखा गया था, मगर ये निशान कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। लगता है वो नाग अभी भी जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। अब्बा की आंखों में डर था, मगर नफीसा खामोश थी। अब्बा का यकीन था कि हवेली में जो नाग देखा गया था वो अभी भी जीवित है और पूरे गांव में घूम रहा है। ये सुनकर नफीसा परेशान हो गई। उसने अब्बा से कहा, अब्बा, हवेली के मुलाजिमों ने उस नाग को मार दिया था। मगर अब्बा को उसकी बात पर यकीन नहीं था। हवेली जाने का फैसल उसी दिन नफीसा ने अब्बा से कहा, मालकिन ने अभी तक मेरी सिलाई के पैसे नहीं दिए हैं। मुझे नगीना बाजी के पैसे लौटाने हैं, इसलिए हवेली जा रही हूं। उसने सुहेल के लिए खाना बनाकर रख दिया और पैदल ही हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ता वीरान और सुनसान था, मगर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हवा में हल्की सी सरसराहट थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। नफीसा ने जब पलट कर देखा तो हैरान रह गई। वो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हर बार नफीसा को बेचैन कर देती थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जहां तुम जाओगी वहां मैं भी पहुंच जाऊंगा। नफीसा ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोली, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? उसने सिर हिला दिया और बोला, बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच सामने आएगा हो सकता है कि मैं इस गांव में न रहूं। नफीसा ने घबराकर कहा, खुदा न करे तुम हमेशा यही रहो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, मगर वो जल्दबाजी में हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली में अजीब हालात। जैसे ही वो हवेली पहुंची, मालकिन उसे देखकर बोली, मैं तुम्हें पैसे देना भूल गई थी। इन दिनों हवेली में बहुत परेशानियां चल रही हैं। वो सिर पकड़कर बैठ गई और सकीना को आवाज दी, जाओ मेरे कमरे से पर्स ले आओ। सकीना ने नफीसा को गुस्से से देखा और जब नफीसा बाहर निकली तो पीछे से बोल पड़ी, तुझे अभी सुकून नहीं? हवेली में इतनी मुसीबतें आ गई हैं और तू अपने पैसे लेने आ गई। नफीसा ने गुस्से में कहा, शर्म कैसी? मैं घर चलाने वाली हूं। हमारे घर में खाने तक को कुछ नहीं है। सकीना ने ताना मारते हुए कहा, यहां हवेली में तो मालकिन अपने बेटे और शौहर की जान बचाने की फिक्र में लगी है। पूरा खानदान खतरे में है। मालकिन बार बार कहती रहती है कि जिसका डर था वही हुआ। 3 दिन से हवेली में किसी ने कुछ खाया तक नहीं। गांव में नया तूफान। नफीसा ये सुनकर और भी परेशान हो गई। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि हवेली के लोग खाने तक से दूर हो गए थे? जब वो घर पहुंची तो देखा कि चाचा फजलदीन अब्बा के पास बैठे थे। वे हवेली के मुलाजिम थे और अक्सर अब्बा से मिलने आते थे। इस बार दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। नफीसा ने सुना कि चाचा फजलदीन कह रहे थे, कल बहुत बड़े सपेरे को बुलाने वाले हैं। जारी वो 7वें गांव में रहता है। उम्र 90 के करीब हो चुकी है। जहां भी जाता है ये बता देता है कि नाग कहाँ छिपा है। नफीसा चुपचाप ये सब सुन रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसका डर बढ़ता जा रहा था। अब्बा गहरी सांस लेते हुए बोले, बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि 20 साल बाद वो फिर लौटेगा और तबाही मचाएगा। वे दोनों आपस में कोई गंभीर चर्चा कर रहे थे, मगर नफीसा को उसमें शामिल नहीं किया। अगले दिन खबर फैली कि सपेरा गांव में आ चुका है। पूरा गांव उस नाग को खोजने में लगा था जो हवेली में घुस आया था और जिसे मारने की कोशिश की गई थी, मगर वो घायल होकर कहीं गायब हो गया था। ना तो हवेली में उसका कोई निशान था और ना ही गांव में कोई सुराग। इसी वजह से जमींदार ने सपेरे को बुलवाया था। रात का सन्नाटा और सहन में सरसराहट। आधी रात को जब नफीसा बिस्तर पर थी तो उसे सहन से हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसकी आंखें तुरंत खुल गई। घबराते हुए वो बाहर आई और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो नौजवान कोने में सहमा बैठा था। उसकी हालत देखकर नफीसा बेचैन हो गई। उसने फौरन पूछा, तुम यहां कैसे आए?
लड़के की आवाज कांप रही थी। मैं दीवार फांद कर आया हूं। अगर ऐसा ना करता तो वे लोग मेरी जान ले लेते। नफीसा ने चिंतित होकर उसके घावों के बारे में पूछा। लड़का हल्का मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी रूपा जैसी। नफीसा चौंक गई। रूपा कौन थी? उसने सवाल किया। लड़के की हरी आंखों में दर्द झलकने लगा। वो मेरी मोहब्बत थी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसकी तरह हैं। तुम्हें देखते ही उसकी याद आ जाती है। नफीसा के दिल में हल्की मायूसी घुल गई। इसका मतलब ये था कि वो पहले से ही किसी और से मोहब्बत करता था। तो फिर वो अब कहाँ है? नफीसा ने धीरे से पूछा। लड़के ने गहरी सांस ली। काश वो जिंदा होती, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि नफीसा को लगा कि रूपा वाकई बहुत खुशनसीब थी, जिससे ये नौजवान इतना प्यार करता था। लड़के की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। मुझसे मेरी रूपा छीन ली गई थी। इस सदमे ने मेरी रूह को जला दिया है। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं। अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए बेताब हूं। इतना कहकर वो अचानक रात के अंधेरे में ओझल हो गया। अगले दिन की हलचल। सुबह फजलदीन चाचा नफीसा के अब्बा से मिलने आए। चलो, आज सपेरा पूरे गांव में नाग को ढूंढेगा। तुम्हें भी ये तमाशा देखना चाहिए। अब्बा पहले तो इनकार करने लगे, लेकिन जब फजलदीन ने उनके कान में कुछ कहा तो वे फौरन तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर चले गए। जब लौटे तो अब्बा बेहद बेचैन दिख रहे थे। पूरे गांव में खोज लिया, लेकिन वो जख्मी नाग कहीं नहीं मिला। अब्बा बड़बड़ाए। नफीसा समझ नहीं पा रही थी कि अब्बा इतने परेशान क्यों हैं। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। हवेली का मालिक अपने आदमियों के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा था। साथ में एक बूढ़ा सपेरा भी था। हवेली का मालिक गुस्से से गरजा, नूरुद्दीन, तुमने उस नाग को अपने घर में छिपा कर रखा है। फजलदीन ने सब बता दिया है। अब्बा का सिर झुका हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने धीरे से कहा। मालिक हंसा। अगर मेरी बात सच निकली तो सजा के लिए तैयार रहना। मैं तो मुर्दों को भी कब्र से निकाल सकता हूं। तभी सपेरे की बीन गूंज उठी। अचानक दीवार के पास एक लंबा और मोटा नाग दिखाई दिया, लेकिन वो झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। पूरा गांव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो नहीं मिला। सच का सामना। नफीसा कांप रही थी। उसने अब्बा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? हवेली का मालिक आपको इस तरह क्यों कह रहा था? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं उसके कई राज जानता हूं। हक्का बक्का रह गई। तो क्या आप भी एक सपेरे थे? अब्बा ने सिर झुका लिया। ये 20 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहना शुरू किया। उस वक्त हमारे गांव में मेरी और चौधरी की काफी चर्चा थी। मैं एक बहुत बड़ा सपेरा था, लेकिन फिर एक हादसे के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया। हमारा गांव उस जगह था जहां रेत के नीचे दर्जनों सांप और नाग रेंगते नजर आते थे। उसी दौरान हवेली का निर्माण भी हुआ, लेकिन हवेली के एक खुफिया कोने में एक नाग जोड़ा भी बस गया। वे अपनी ही दुनिया में मगन थे। कोई नहीं जानता कि वे वहां क्या कर रहे थे, लेकिन हवेली के मालिकों की नजर उन पर पड़ गई। और फिर अब्बा चुप हो गए। नफीसा सांस रोककर सुन रही थी। हवेली के मालिक ने अब्बा को बुलाया और कहा, तूने इस नाग जोड़े को खत्म करना है। लेकिन अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। हरगिज नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता अगर एक नाग मरता है। अब्बा की बात अधूरी रह गई। नफीसा उनकी आंखों में छिपे रहस्य को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अनजान थी कि ये कहानी कहां जाने वाली थी। वो 7वें गांव में रहता था। उम्र 90 के करीब थी। जहां भी जाता बता देता कि नाग कहां छिपा है। नफीसा खामोशी से सब सुन रही थी, लेकिन उसका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब्बा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बुरे कर्मों की सजा हमेशा बुरी ही होती है। उन्हें यह समझना चाहिए था
कि 20 साल बाद वो फिर लौटेगा और तबाही मचाएगा।